हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है टेंथ क्लास की गणित की। आपकी वर्कशीट ये 4 है, 12/7 की है, आज मंडे की है ये। ओके, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया टॉपिक वो है त्रिभुज के ऊपर है। ये त्रिभुज की सर्वांग समता, जो कॉन्ग्रुएंसी है त्रिभुज की, वो बताई गई है। तो आप देखोगे त्रिभुज की सर्वांग समता सबसे पहले होती है SAS। एस मतलब होता है, एस मतलब होता है भुजा, ए मतलब कोण, और एस दोबारा मतलब भुजा, मतलब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। ठीक है, अगर दोनों त्रिभुज में ये तीन चीज़ बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज होगा वो एक सर्वांग सम त्रिभुज होगा। मतलब इस तरीके से अगर आप दो त्रिभुज बना रहे हैं और अगर उसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और इनके बीच का ये कोण, ठीक है, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज होंगे, सर्वांग सम होंगे, और इनकी 6 की 6 मतलब 3 भुजाएं और 3 कोण ये सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर है दूसरी सर्वांग समता जो है SSS। मतलब अगर दो त्रिभुज हैं और उन दो त्रिभुज में एक पहली वाली भुजा दूसरी भुजा के बराबर, दूसरी इस वाले त्रिभुज के दूसरी भुजा के बराबर, और तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ये जो सर्वांग समता होगी वो होगी SSS, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता। इस तरीके से ये होती है ASA, मतलब जहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज होंगे, ठीक है, और दो त्रिभुज में अगर ये वाला कोण इसके बराबर है और इधर का कोण इसके बराबर है तो इनके बीच की जो भुजा होगी वो बराबर होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं SAS सर्वांग समता, मतलब कोण, भुजा और कोण। ठीक है, इसी तरीके से एक सर्वांग समता होती है RHS मतलब होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और S मतलब भुजा। अब आप देखोगे राइट एंगल मतलब समकोण। एक हम समकोण ले, अगर कोई भी ये जो RHS वाली सर्वांग समता है ये सिर्फ समकोण वाले त्रिभुज में ही आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा, RHS मतलब सबसे पहले R मतलब समकोण होना चाहिए, तो समकोण है इसमें। उसके बाद कर्ण, जो इनके सामने वाली भुजाएं हैं, ठीक है, कोण जो 90 डिग्री का जहाँ कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो दोनों के कर्ण बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी जो है S, वो उसका मतलब है भुजा। अब जो दो भुजाएं बच रही हैं, या ये वाली ये इसके बराबर हो या तो, और अगर ये नहीं है तो ये वाली जो भुजा है, ठीक है, वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से है तो आप बोल सकते हैं RHS सर्वांग समता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है सर्वांग समता कितनी है, SAS, SSS, ASA और RHS। ठीक है, 4 तरीके की त्रिभुजों की सर्वांग समता है। अब इसके बाद है जो आपने पहले पढ़ा होगा, मध्य बिंदु प्रमेय, 9th क्लास में। मध्य बिंदु प्रमेय क्या था, अगर कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ये आपको ये त्रिभुज दिया भी हुआ है, अगर इस त्रिभुज में अगर हम मानते हैं कि एक जो भुजा है उसका एक मध्य बिंदु है, ठीक है, जैसे ये वाली भुजा है इसका मध्य बिंदु E है, ये वाली भुजा है इसका मध्य बिंदु F है। अगर हम इन दो मध्य बिंदुओं को मिलाएं किसी भी त्रिभुज के, अगर हम त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, त्रिभुज की तीसरी भुजा ये वाली है, ठीक है, वो जो मध्य बिंदु से हमने जो लाइन खींची है, जो रेखा खींची है, वो जो तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की उसके समांतर होनी चाहिए। तो आप देखो ये जो EF है वो BC के समांतर है। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय जो होती है वो ये होती है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम जोड़ें, जैसे ये दो भुजाएं थी ये और ये, इसके हमने दोनों के मध्य बिंदुओं को जोड़ा तो तीसरी भुजा के, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद है किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, जैसे यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है, हमेशा उसके सामने वाली जो भुजा होती है जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है उसके सामने वाली, ये सामने वाली है,
तो ये जो सामने वाली भुजा है इसको हम बोलते हैं कर्ण, जो कि सबसे लंबी होती है त्रिभुज के अंदर। इन दोनों भुजाओं से भी लंबी, ये जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, इससे लंबी होनी चाहिए, होती है, ठीक है, हमेशा। अब है, ये आपको बताया हुआ है PQR में PT एक माध्यिका है। माध्यिका होता क्या है? माध्यिका मतलब मीडियन। मीडियन मतलब जो किसी भी त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही हो। जैसे यहाँ P से ये वर्टेक्स है जहाँ से एक लाइन खींची गई, कौन सी रेखा पर? QR पर, ठीक है। अब जो ये QR है, ये QR, ये जो माध्यिका है, इस QR रेखा को, ये जो ये QR रेखा है, इसको दो बराबर भागों में, मतलब ये और ये बराबर भाग होंगे। QT जो होगा वो TR के बराबर होगा, ठीक है। तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो रेखा खींची गई है इस बिंदु से, वो क्या होगी? माध्यिका होगी, ठीक है। अब ये किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ठीक है। और जो ये माध्यिका होती है वो इस भुजा को तो दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, पर जो त्रिभुज बन रहे हैं अब दो, इस माध्यिका की वजह से ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ठीक है। अब यदि PT माध्यिका है, अगर ये PT जो है माध्यिका है, तो जो इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है इस वाले त्रिभुज का, PQT का वो किसके बराबर होना चाहिए? PRT, मतलब इस वाले त्रिभुज के बराबर होना चाहिए, अगर ये माध्यिका है तो। PT अगर माध्यिका है तो, ठीक है। अब है आपको दिया हुआ ये बताया हुआ दो आकृतियाँ अगर सर्वांगसम हैं, यदि उनका आकार और माप समान है, ठीक है। तो ये आपने अभी ऊपर भी पढ़ लिया। अगर दो आकृतियाँ मतलब होता है दो आकृति कोई सी भी हो सकती हैं, वो त्रिभुज ही नहीं हो सकती, वर्ग हो सकती हैं, कुछ भी, ठीक है। तो अगर यदि उनका आकार और माप समान है, ठीक है, तो वो दो आकृतियाँ जो है वो सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। हाँ, ये भी एक प्रमेय है आपकी, ये आपको याद रखनी है। ये प्रमेय क्या बोलती है? जो ये वाली प्रमेय है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है, आपने मान लिया आपके पास इस तरीके से दो त्रिभुज है, ठीक है। तो ये क्या बताए? किसी त्रिभुज में समान कोणों के, अच्छा ये एक है, देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है किसी त्रिभुज के समान कोण, ठीक है। अगर मैंने सपोज करो ये कोण त्रिभुज बनाया और इसके ये दोनों कोण समान है, ठीक है, ये दोनों कोण जो है वो समान है, तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। मतलब इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? इसके सामने वाली, ये वाली, ठीक है। और इस त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा है वो ये वाली, ठीक है। मतलब अगर मैं दोबारा बनाऊं तो ये अगर दो कोण हैं, तो दो कोण में आप देखोगे ये जो इसके सम्मुख भुजा है, इस वाले कोण के सम्मुख भुजा है वो ये वाली हो जाएगी, और इस वाले कोण के जो सम्मुख भुजा है वो ये वाली हो जाएगी। तो अगर ये दोनों कोण बराबर थे, ये वाला कोण इसके बराबर था, तो इसका मतलब जो इसके सम्मुख वाली भुजाएं ये दोनों भी बराबर होंगी। ये भी एक प्रमेय है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब है किसी त्रिभुज में समान सब भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये इसका उल्टी थ्योरम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की विलोम थ्योरम है, प्रमेय है। अब इसका मतलब भी क्या है? अगर आपने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, और हमें पता है इसकी ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे, इसका इस त्रिभुज की जो ये भुजा है इसका सम्मुख कोण ये होगा, ये वाली जो भुजा है इसका सम्मुख कोण ये होगा। तो अब जो ये दो सम्मुख कोण है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो आप लोग को पता ही होगा, हाफ, आधा, आधार, और उसमें जो आधार में ये आधार है तो इसका लंब ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आधार ये लेंगे तो इसका लंब ये होगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आधार ये है तो लंब ये है, ठीक है। और अगर आधार ये है त्रिभुज का तो उसका लंब कौन सा होगा? ये, इस तरीके से। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आगे, अभी आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ समान डैश और समान डैश की होती हैं, मतलब समान आकार और समान माप की होती हैं, ठीक है। ये आपको बताया था ना, दो अगर आकृतियाँ सर्वांगसम है तो उनका आकार और माप समान होगा, तो मतलब
उनका आकार, यहाँ पर आएगा आकार, ठीक है, और यहाँ पर आएगा माप, मतलब उनका आकार और माप बिल्कुल बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर एक तितली का एग्जाम्पल लो, तो अगर आप ऐसे एक तितली बनाते हो तो जो दूसरी वाली तितली है वो भी बिल्कुल ऐसे ही शेप की होनी चाहिए कि अगर हम इसको इसके ऊपर डालें तो बिल्कुल समान हो, मतलब दोनों का आकार और माप बिल्कुल सेम हो, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों तितलियाँ जो हैं वो सर्वांग आकृति की हैं, ठीक है। अब है आगे आपको दिया गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, PQR है एक समकोण त्रिभुज, मतलब एक इस तरीके से कोण है, समकोण त्रिभुज है। अब हमें ये नहीं पता समकोण है कहाँ उस त्रिभुज के, ये वाला कोण है समकोण, ये है या ये वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से एक समकोण बना लेंगे। अब ये बताया है PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 5 सेंटीमीटर एंड QR जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अभी आपने पढ़ा है हमेशा जो कर्ण होता है किसी समकोण त्रिभुज में, जो कर्ण होगा वही सबसे लंबी भुजा होगी। तो इन तीनों में जो सबसे लंबी भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ समकोण बनाते हैं तो 5 सेंटीमीटर कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है वो क्या है, PR, तो मतलब यहाँ पर हमारा आएगा PR, ठीक है। अब ये जो Q है वो हमारा यहाँ आएगा, इसका मतलब Q पर जो था 90 डिग्री का कोण था, और QR जो है वो 4 हो जाएगा, और PQ जो है P से Q तक जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके की आपकी भुजा बनेगी। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, देखो इस तरीके की आपकी ये भुजा बनेगी, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया किस तरीके से बनी है ये भुजा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी समकोण में जो सामने वाली भुजा होती है वही सबसे लंबी होती है, और हमें तीनों में से 3, 4, 5 में से कौन सी है, 5 सबसे लंबी है, तो इसलिए हमने इसके सामने वाली 5 जो है वो ये कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होगी, हमने यहाँ पर इसे 5 मान लिया, और जो 5 थी वो क्या थी, PR था, ठीक है। अब इसका मतलब जो Q होगा वो यहीं होगा, तो Q जो है Q पर समकोण है, QR हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, PQ हमें यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें पता है पाइथागोरस जो थ्योरम है, ठीक है, जो आपने काफ़ी पढ़ी भी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आता है कि PQ² और QR² अगर हम देखोगे तो PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर है, QR कितना है, 4 सेंटीमीटर है, जो कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने पहले RHS ले लिया जो कि PQ था, PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर, देखो PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर, और QR कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और दोनों का क्या करना है हमें, स्क्वायर, तो हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 9, ये 16, दोनों को जोड़ोगे तो आ गया 25, ठीक है। ऐसे आप LHS लेंगे जो कि आपको क्या दिया है, PR का स्क्वायर, तो PR कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का 25 आ जाएगा। जब आप दोनों को देखेंगे कि दोनों ही RHS भी 25 है, LHS भी 25 है, इसका मतलब जो आपको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये बराबर है, आपने सिद्ध कर दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है वो ये है, तीसरा, वो है दी गई आकृति में E, ये जो ये दी गई है आकृति, इसमें E जो है वो XY का मध्य बिंदु है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि EF जो है वो YZ के समांतर है, तो और हमें XZ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, XF निकालेंगे। XF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ये मध्य बिंदु प्रमेय है, पर ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है, इसका विलोम आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो मध्य बिंदु का विलोम क्या होता है, आपने जो मध्य बिंदु पढ़ी है उसके अनुसार आपने देखा है कि कोई भी अगर त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं का मध्य बिंदु को अगर मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब जो इसका विलोम है उसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर एक भुजा के मध्य बिंदु है और हमारी जो उससे हमने एक रेखा खींची जो कि इस तरीके से खींची है जो तीसरी भुजा के, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है उसके समांतर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये वाला बिंदु होगा ये अपने आप ही एक मध्य बिंदु होगा, ठीक है, ये अपने आप ही एक मध्य बिंदु होगा। तो इसके लिए आप यही करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि ये जो एक फिगर है, ठीक है, आपने ये ले ली, इसमें ये मध्य बिंदु है, ये रेखा इसके समांतर है,
ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो एफ है वो भी मध्य बिंदु होगा एक्स जेड के। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, मध्य बिंदु प्रमेय से विलोम, मध्य बिंदु के विलोम, मध्य बिंदु के विलोम वाले प्रमेय से, ठीक है। विलोम भी लिख लेना इसमें क्योंकि हम उल्टे वाले प्रमेय से कर रहे हैं। मध्य बिंदु के जो विलोम वाली प्रमेय है उससे हमें पता चल जाएगा कि जो एफ है वो भी क्या होगा, एक मध्य बिंदु होगा एक्स जेड का। और जो ये एक्स जेड है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखोगे आगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया एफ जो है वो मध्य बिंदु है एक्स जेड का। अगर इस एक्स जेड का रेखा का एफ मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब ये जो एक्स एफ है और जो एफ जेड है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये और ये बराबर होंगे, तो एक्स एफ जेड ये दोनों बराबर हो गए। और हमें एक्स जेड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम एक्स जेड को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एक्स जेड को लिख सकते हैं एक्स एफ और एफ जेड, तो एक्स एफ जेड। और हमें पता है एफ जेड जो है, ये चीज़ जो है एफ जेड हमारा एक्स एफ के बराबर है, तो एक्स एफ के बराबर लिख दिया यहाँ पर। ये एक्स एफ ऐसे ही उतार दिया, तो ये कितने एक्स एफ हो गए, 2 एक्स एफ। तो एक्स एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब जो आपको लास्ट क्वेश्चन दिया है वो है माध्यिका को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करने के लिए आपको यहीं वर्कशीट में ही आप देखोगे तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। मतलब माध्यिका होती क्या है, माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है, ठीक है। आप ये परिभाषित इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है इस वर्कशीट में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।